दूसरे वाला सवाल है कि सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल के लिए कुछ बच्चे अभी गलती करके आते हैं, उसके बारे में ध्यान से समझें। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा कितना होगा 0, ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा कितना होगा 180। और बच्चे इतना ही छोड़ाते हैं और नंबर नहीं मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो हम लगा रहे थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में, ठीक है। चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से आपको आइडिया लगेगा कि आपके सवाल बनेंगे कैसे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले पढ़ने से सवाल नहीं होंगे, सवाल का टाइप करने से सवाल हो रहे होंगे। हर एक चैप्टर का आपको बेसिक पता होने के बाद आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्वेश्चन जो हैं वो आते किस टाइप के हैं। समझ आ गई ये बात आपको। तो ऐसे ही कुछ सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूं, पीडीएफ में शेयर कर चुका हूं। क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, आप सॉल्यूशन देख लेंगे कि सॉल्यूशन कैसे हुआ है। समझ आ रही है बातें। जब मैं काम करवा रहा हूं तो आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे हो, ताकि आपको सवाल समझ में आ सके। देखेंगे सवाल ने कहा क्या है, उस पर गौर कर रहे होंगे। पहला जो क्वेश्चन है सर, उसने क्या बोल रखा है हमें, ये मैंने क्या कर दिया अब, चलिए जी सुने ध्यान से कि काम जो है सर वो हमने क्या कुछ करना है। क्वेश्चन जो है वो हम क्या कर रहे थे, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स -2q एंड +q। एक चार्ज जो है वो -2q का है, एक जो चार्ज है वो कैसा दे रखा है +q, आर लोकेटेड एट a,0 एंड 4a,0। मतलब कि जो -2q वाला चार्ज है वो किस लोकेशन पे है, a,0 पे है, ठीक है। +q वाला जो चार्ज है सर वो कहाँ अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल एट 4a,0। दो चार्ज हैं। अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये चार्ज कहाँ होंगे। सर ये कोऑर्डिनेट x का है, y का कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये कहाँ लाई कर रहे हैं, x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। x एक्सिस पे ये कितने की दूरी पे है, a पे। ये कितने की दूरी पे है, 4a की, मतलब वो आगे जाके है कहीं, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उस स्फीयर से, जिस स्फीयर की रेडियस जो है सर वो किसके बराबर है, 3a के बराबर है। 3a की रेडियस वाले स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ये आपका सवाल है। विद सेंटर एट द ओरिजिन, जो हमारा स्फीयर है उसका सेंटर का होना चाहिए ओरिजिन पे। तो मुझे जो चार्जेस हैं वो एक्स एक्सिस पे दिखा रखे हैं, तो इस तरीके से मैंने क्या बना लिया, एक एक्स एक्सिस बना लिया, कोई दिक्कत ही नहीं इतने काम में। तो यहाँ पे जो है वो आपने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। अब सर ओरिजिन है तो a,0 वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ये पॉइंट क्या है, a,0, तो a,0 अगर यहाँ है तो 4a,0 जो है सर वो कहाँ होगा, थोड़ा सा आगे होगा। इस तरीके से काम है, ये काम ओरिजिन का है, a,0 यहाँ पे है तो 4a,0 थोड़ा सा कहाँ होगा, आगे। अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर ये जो चार्ज है ये कितना है, -2q। ये वाला चार्ज जो है सर ये कितना है, +q हमारे पास। ऐसे करके बातें कही हुई हैं कि एक चार्ज a,0 पे है, एक चार्ज 4a,0 पे है, ये वाला -2q है, वो वाला कितना है, +q है। अब करना क्या है, एक स्फीयर ले लो और स्फीयर की रेडियस कितनी लेके चलनी है, स्फीयर की रेडियस लेनी है 3a। स्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी है, 3a। सेंटर जो है वो क्या मानना है, ओरिजिन को मानना है, तो वहां से फ्लक्स बताना है। तो ये a है, ये 4a है, तो 3a यहां कहीं होगा। और 3a को रेडियस मानते हुए आपने क्या ड्रॉ करना है, एक स्फीयर जो है वो ड्रॉ करना है। ओरिजिन जो है वो किस पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा। ओरिजिन जो है वो किसका काम कर रहा है, सेंटर का। आपने इससे अब क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। सर फ्लक्स का तो फॉर्मूला जानते हैं, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय लेटर फाई। फ्लक्स क्या होता है सर, फ्लक्स बराबर होता है क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज, इस स्फीयर के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना है, -2q, और डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये आपका काम हो गया। ये सवाल जो है हमने किस कैटेगरी में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारा जो फ्लक्स है वो बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, जो चार्ज लाई करता है कहाँ, अंदर लाई करता है। समझ आ रही है ये बात आपको। ये काम जो है वो हमने पढ़ रखा है, लेकिन देखो उसने चीजें घुमाई कैसे हैं। वो आपसे ज्योमेट्री का भी आइडिया लेना चाह रहा है, वो आपसे इस बात का भी आइडिया लेना चाह रहा है। यहाँ पे इस सवाल में 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन करने के बाद आपको कंक्लूजन निकालना है कि सवाल में आपने सीखा क्या क्या है। बात नंबर 1 जो है सर वो हमें आइडिया किसका पता चला कि ये a 4a 3a, इस तरीके से काम हमने करा। अगली बात सर हमें क्या पता होनी चाहिए, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने क्या कह रखा है कि फ्लक्स किसके बराबर है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हमें क्या पता है, अंदर वाला चार्ज कितना है, -2q। बाहर वाले चार्ज पे तो ये डिपेंड करेगा ही नहीं। आपका काम है, आप क्वेश्चन नंबर 10 हेडिंग डालो, क्वेश्चन की जगह छोड़ दोगे, कितनी देर में ये क्वेश्चन कितनी जगह में आ जाएगा, और ये वाला डायग्राम बना के इस काम को उड़ा दो जल्दी से, ठीक है। आप जो है चीजें समझें थोड़ी सी, काम जो है वो आपको आना चाहिए कि अगर आप आए हैं क्लास ले रहे हैं तो आपने ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझना है।
नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग पूछेंगे, करें जरूर, इस बात पे ध्यान दें। जो आपके दोस्त नहीं आए हैं उन्हें बुलाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नहीं लिखना है भाई, क्वेश्चन घर से लिखना है। 1 मिनट से काम नहीं चलेगा, काम भी तो करना है, एक एक नंबर के ही सवाल है भाई ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है उस पर ध्यान दें भाई। 10th था ना वो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो हमने कर लिया, अब 11th वाले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। मेटल स्फीयर इज केप्ट ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड पे ही रखा हुआ है। क्वेश्चन को बिना पढ़े ही अगर देखें, पहले मैंने आपको बताया था ये इंडक्शन मेथड है, आप यहाँ पे नेगेटिव इसको दिखा रहे हैं तो चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब सवाल भी पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ और पूछ रखा हो, ठीक है। वैसे फिगर के अनुसार जो भी आप चार्ज लेके जाओगे उसके अपोजिट चार्ज जो है, अर्थिंग है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, इसका मतलब इंडक्शन मेथड है, और इंडक्शन में अपोजिट चार्ज जो है सर वो हम पैदा करते हैं। मेटल स्फीयर है, केप्ट कर रखा है किस पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे, ठीक है ये बात। नेगेटिव चार्ज रोड को इसके पास लेकर जा रहे हैं, स्फीयर को अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग को रिमूव करने पर, नेगेटिव चार्ज को भी हटाने पर नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कुछ नहीं देखना, जो या चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज वहां पे पैदा करवा देना है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं काम को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर उस पर अगर हम बात करें तो अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या कह रहा है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड गेट अफेक्टेड व्हेन रेडियस इज इंक्रीज्ड। समझा रखा है सवाल, स्पेशल बताया था कि नीट के पेपर में भी आया हुआ है कि अगर हम बात करें तो सर फ्लक्स, फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। वो रेडियस पे, एरिया पे, किसी बात पे कोई डिपेंडेंसी उसकी नहीं है। फ्लक्स सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नेट चार्ज पे डिपेंड करता है। रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो नो इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन फ्लक्स, कि अगर हम बात करते हैं तो काम जो है वो क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स के ऊपर क्या प्रभाव आएगा। ये सेम काम आप नोट्स में लिख चुके हो ये सवाल तो, ठीक है। मतलब कि आप देख रहे हो कुछ चीजें तो वहीं से ही पूछी जाएंगी आपसे, बेसिक भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये सारे बोर्ड ओरिएंटेड सवाल जो है ना वो हैं आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर वो क्या कह रखा है, अगला जो सवाल है, अगले सवाल ने कहा है What orientation of electric dipole in uniform electric field correspond to stable and unstable equilibrium। अब देखो एक बात समझो कि ये क्वेश्चन समझ में कब आएंगे, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये क्वेश्चन समझ में तब आएंगे जब आपने बेसिक पढ़ रखा है। सिंपल सी बात ये है, नहीं पढ़ रखा है तो घर जाओ, घर जाके अपनी कॉपी खोलो और उसमें वो काम जो है ना वो पढ़ना शुरू करो जो करवा रखा है आपको पहले। इस बात पे विशेष ध्यान दें। अब आपको पता हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, बताएगा कोई बच्चा क्या होता है, उस पर टोर्क लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है, टोर्क, पीई साइन थीटा, उस पर क्या लगता है, टोर्क लगता है। बहुत बढ़िया, थीटा 0 है, स्टेबल है। हमें क्या पता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, हमने काम क्या करा था कि सर हमने काम जो है वो क्या कर रखा है कि टोर्क लगता है जब एक डाइपोल को किस में रखा जाता है। मतलब यहाँ से आपको चीजें जो है वो आइडिया मिल रहा है कि किस टॉपिक पे आपने ध्यान लगाना है। जैसे पिछले कुछ सवाल करे उसमें पता चला सवाल ज्यादातर गोस थ्योरम का आया हुआ है। ये वाला सवाल कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखते हैं तो उसका भी सवाल पूछा गया, तो उन पे आपने क्या कर लेना, ज्यादा ध्यान लगाना है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कि टोर्क, टोर्क जो है सर वो किसके बराबर है, टोर्क बराबर है पीई साइन थीटा। इसके हमने 3 केसेस करे थे, उसमें से 2 पूछ लिए गए हैं आपसे। एक पूछा गया है किसका, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, एक सवाल है कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, दूसरे वाला सवाल है कि सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल के लिए कुछ बच्चे अब इनमें गलती करके आते हैं, उसके बारे में ध्यान से समझें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 0, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 180। और बच्चे इतना ही छोड़ आते हैं और नंबर नहीं मिलते हैं भाई। नंबर उस बच्चे को तो मिलेंगे जो पास नहीं हो रहा होगा, उसको तो वो किसी तरीके से पास करेगा फिर कि चल इसमें एक एक नंबर देके इसको पास करते हैं, या 1 नंबर का सवाल है इसको पास कर देते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं तो वो इसमें कांटा मारेगा। क्यों कांटा मारेगा, थीटा 0, किसके बीच का थीटा 0 है, कौन है थीटा, पता तो हो अगले को,
अगले को तो पता है, लेकिन आपने बता के भी तो आना है ना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब एंगल कितना हो 0, अनस्टेबल का मतलब क्या है, जब एंगल कितना हो 180। किसके बीच का एंगल होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का। तो आप डायग्राम भी बना के दिखा के आओगे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसके अंदर हमने डाइपोल को रख दिया है, और डाइपोल जो है उसको कैसे रखा गया है, इस तरीके से रखा गया है। डाइपोल को कैसे रख दिया कि सर यहाँ पे चार्ज क्या है -q और यहाँ पे चार्ज क्या है +q। पी की डायरेक्शन बताओ, पी की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम। यहाँ पे लिख भी दोगे व्हेन पी वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है, पैरेलल है, तब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। समझ पाए आप इस बात को। नेक्स्ट जो काम था सर वो हमारे पास क्या है, अनस्टेबल को भी बना के दिखा के आना है। तो अनस्टेबल को, ये सारा काम आपके नोट्स का हिस्सा है, नोट्स में आप इस काम को कर चुके हो, मतलब कि आप आज वाली क्लास से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि आपको घर जाके गोस थ्योरम पढ़नी है, आपने घर जाके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वाला कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको रखते हैं वो वाला कंसेप्ट पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन के बेसिस पे कंसेप्ट पढ़ने हैं आपने अब जाके। तो ये जो डायरेक्शन है सर ये किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पे अब अगर मैं बात करता हूं तो काम जो सर वो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये चार्ज क्या है +q और ये चार्ज कैसा है -q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ आ रहा है, इस तरफ। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ चली गई है सर, नेगेटिव से पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। या यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो व्हेन p वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू p वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू e वेक्टर। जब p वेक्टर और e वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट अगर हैं, तो सर उस टाइम पे इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल है। ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, या तो इस तरीके से, या एक टाइप इसका न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में भी है। वर्क डन का काम करना होता है जब आपने स्टेबल से कहां जाना है, अनस्टेबल जाना है, वो वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कॉपी में, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है, ये बात आपको पता हो, आपको अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता हो, ठीक है। कि ये सवाल करवाया तो आप जो है वो क्या लिखे आओगे, स्टेबल में θ0, अनस्टेबल में θ180, नंबर नहीं देगा भाई कोई भी। आपको पता हो कि थीटा एंगल किसके बीच में, थीटा एंगल जो है वो किसका है, पी का और किसका, ई का है। तो पी और ई जब पैरेलल हैं, और आप डायग्राम भी बना दो तो मौज हो जाएगी, ठीक है। पी और ई एंटी पैरेलल हैं तो कैसा है, अनस्टेबल। पी वेक्टर मेरी तरफ है, ई वेक्टर उस तरफ है, दोनों अपोजिट हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, अनस्टेबल होगा। उतार लो इस सवाल को भी, फिर आगे चल रहे होंगे। करें जल्दी, शाबाश। काम पे ध्यान दें कि कंसेप्ट जो है वो आपने करने क्या कुछ है, ठीक है जी, है जी। काम जो वो क्या करना है, स्टेबल और अनस्टेबल के केसेस जो हैं वो जरूर पढ़ लेने हैं आपने, क्योंकि ये सवाल जो है वो पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट जो है वो अब अगले सवाल जो हैं वो क्या कह रहे हैं उन पे ध्यान देंगे। डन। जो साथ के साथ काम कर लेगा, जो साथ के साथ घर जाके पढ़ लेगा, उसकी चीजें आसान रहेंगी, नहीं तो बेटा बड़ा मुश्किल हो जाएगा लास्ट में जाके। तो कोशिश करें कि आप काम जो है वो करते हुए चलें, आपको पता हो कि कंसेप्ट क्या कह रहे हैं। डन। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। पी वेक्टर ई वेक्टर पैरेलल हैं तो स्टेबल है, एंटी पैरेलल हैं तो कैसा है, अनस्टेबल है। ये काम जो है ना वो आपने सीख लिया, ठीक है। अब अगले जो सवाल हैं उन पे ध्यान देंगे। अब जैसे ही हमारा कैपेसिटर कंप्लीट होगा तब तक जो है वो हम अगले वाले सवाल जो है ना वो लगाना शुरू कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या क्या रखा है, सुने भाई ध्यान से। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के सवाल जो है ये शुरू हो रहे हैं यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई इज इट सो। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर सवाल है। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, स्पिट आइस से मैंने समझाया था आपको, SPITICE। उनके बेसिस पे सवाल जो है ना वो पूछा गया, इसका मतलब उस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लो, वहां से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। कि काम जो वो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंटिन्यूअस कर्व है,
ठीक है, इसका मतलब उनमें जो है कहीं पे भी सडन ब्रेक नहीं है। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती हैं और खत्म कहां होती हैं जाके? नेगेटिव पे खत्म होती है। ये सवाल क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि पॉजिटिव से चल के यहाँ पे, यहाँ जो है बीच में क्या आ गया, अब गैप आ गया। ऐसा होगा ही नहीं सर, कैसा नहीं होगा? उसने क्या कहा है कि ये कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है सर? पॉजिटिव से चल के जाके कहीं खत्म होंगी नेगेटिव पे। सवाल क्या कह रहा है, पॉजिटिव से चल के आगे जाके थोड़ी दूर बाद क्या होगी, खत्म होगी। ऐसा नहीं होता है सर, ठीक है। उसने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूअस कर्व का छोटा सा मतलब क्या है कि सर फील्ड लाइंस जो हैं वो जहां से चलेंगी उसका नाम क्या है, पॉजिटिव। जहां पहुंचेंगी उसका नाम क्या है, नेगेटिव। बीच में सारे रीजन में ही क्या होंगी, फील्ड लाइंस अवेलेबल होंगी। बीच में पूरे रीजन में ही फील्ड लाइन अवेलेबल होंगी। ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में क्या लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हैं बीच में नहीं है, ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है। अब आपने काम जो वो क्या करना है, बात ऐसे समझे कि आपको अपने घर से लेके कहां तक जाना है, सेंटर तक आना है, एकेडमी तक आपने आना है। तो बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारों को ही तो आप कवर करोगे। ऐसा थोड़ी है कि भाई आप जो है एक जगह से यहाँ पे हो, अभी थोड़ी देर के बाद नमस्ते चौक पे पहुंच जाओगे। नहीं सर, नमस्ते चौक तक के सारे पॉइंट जो है वो कवर करे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधे नमस्ते चौक पे पाए, वहां से सीधे गनोर अड्डे पे पाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है सर। कैसा होगा? आप बीच के सारे पॉइंट्स जो है वो क्या करते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। यही सवाल है आपका। सवाल जो है वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, सवाल पूछ रहा है कि पॉजिटिव पे है, फिर थोड़ी देर बाद कहीं और पाया, थोड़ी देर बाद कहीं और पाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। पॉजिटिव से शुरू हुआ है, कहां जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है। तो बीच के सारे ही पॉइंट जो है वो क्या करेगा, कर्व जो है वो लेके चल रहा होगा, कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं आएगा। सवाल समझ में आ गया? आपने घर से एकेडमी पे आना है तो जितने भी पॉइंट हैं सर, सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्या करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बीच का कोई भी पॉइंट जो है उसको क्या कर सके, स्किप कर सकते हैं। पानी है, पानी चल रहा है, अब यहाँ है, थोड़ी देर के बाद यहाँ मिला, वहां मिला, ऐसा थोड़ी हो सकता है सर। जब वो उसका फ्लो है तो वो फ्लो तो क्या ही करेगा, हर जगह ही मिलेगा ना आपको। वही काम यहाँ पे है कि फील्ड लाइंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से, खत्म कहाँ होती हैं, नेगेटिव पे। बीच का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पे फील्ड लाइंस अवेलेबल नहीं होंगे। या आप दूसरे शब्दों में कहेंगे तो कोई भी जो चार्ज रखा जाएगा उस पर लगातार ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बीच की कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं है जहां पे उस पर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्वेश्चन क्या कहता है कि वो बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। मान लो बीच में ब्रेक होता तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, जीरो। तो बीच में फोर्स भी कितना हो जाता, जीरो। लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट होता नहीं है जहां पे फोर्स कितना हो जाए, जीरो। सभी पॉइंट्स पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। सवाल समझ में आया? क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है फील्ड लाइंस लगातार होती हैं। फील्ड लाइंस ऐसी नहीं है यहां है यहां नहीं है, बीच में गैप है। गैप नहीं आता है। क्यों नहीं गैप आता है? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन द, तो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक के जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगा। अगर अवेलेबल ना होता तो बीच के पॉइंट पे क्या होता, फोर्स कितना हो जाता, जीरो। और फोर्स अगर जीरो हो जाता तो वो तो है ही नहीं, हर जगह फोर्स तो लगता ही लगता है सर, ठीक है। थ्योरेटिकल सवाल है। अगला जो काम है वो क्या है, ये तो लिखवा ही रखा है। Why two field lines never cross each other? Because at the point of intersection there will be two tangents, means two direction which is never possible। करवाया हुआ सवाल है, इसमें मतलब आप ध्यान दे लेंगे। कोई न्यूमेरिकल है तो उस पर हम टाइम लगाएंगे। जो हमारे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको आप सिंपल जो है वो ये समझ लेंगे कि यहाँ से सवाल आता है, उस पर आपने ध्यान लगाना है, अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं। नहीं तो आए हो बैठ के चले जाओगे, कोई और काम नहीं है। इसमें मैंने बहुत ज्यादा ध्यान लगवाया था तुम्हारा, मैं बार बार कह रहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पूछा जाता है, पूछा गया है भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू, एक चार्ज क्या होता है। एक छोटी सी बात और समझें, या तो आप लेट आए हैं, आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, या आपने पढ़ने के बाद ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आज वाली क्लास का कोई महत्व नहीं रह जाता है तुम्हारे पास। जो लेट आए हैं उनको तो दोबारा करवाया जाएगा, और जो टाइम से आ रहे हैं और वो पढ़ नहीं रहे हैं तो उनको पढ़ाया जाएगा, करना तो पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है, करे बिना तो काम नहीं चलेगा। एक चार्ज क्या है, माइनस क्यू, ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू। इनके बीच का सेपरेशन कितना होता है मेरे भाई? इनके बीच का सेपरेशन होता है सर 2a। इस 2a को क्या कहा जाता है, डाइपोल लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइपोल लेंथ। एक वर्ड होता है पी वेक्टर, क्या होता है, पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज डिफाइंड एज आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाई डाइपोल लेंथ होता है, आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाई डाइपोल लेंथ। कैसी क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां से थी, नेगेटिव से पॉजिटिव।
एसआई यूनिट बतानी है। चार्ज की क्या होती है सर? कूलम, और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट जो है सर वो क्या होती है? कूलम मीटर। ठीक है, हमने ये बात बहुत ज्यादा बार रिपीट करी थी और आप देख पा रहे हो उस टाइम पे आप सोच रहे थे कि ये मास्टर पागल है क्या, बार बार इन्हीं बातों को बता रहे हैं, और आज आप महसूस कर पा रहे हैं कि आप नहीं जानते हो चीजों को, आपने पढ़नी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट समझाया था तो मेरी जीभ लिल्ली हो गई थी इस बात को कह कह के, ये चार्ज ये चार्ज ये वो दिस दैट, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब है, राजा हैं सब। ठीक है भाई, कोशिश करो, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप मानो मेरी बात को। अगर मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं तो उसका कुछ मतलब है, ऐसे नहीं ले रहा हूं, काम और भी है। देखो ये सवाल दोबारा रिपीट हो गया, पहले 1 नंबर में, फिर कितने में आ गया? 2 नंबर में। स्टेबल और अनस्टेबल अभी समझाया, ठीक है, कि थीटा 0 है तो स्टेबल है, थीटा 180 है तो कैसा है? अनस्टेबल है। पी और ई पैरेलल थे, एंटी पैरेलल थे, वो काम हमने कर लिया। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। Two equal balls having positive charge Q are suspended by insulating string of equal length. What would be effect of force when plastic sheet? ये सवाल भी करवाया था कॉपी में कि बीच का मीडियम बदल दिया सर। पहले दोनों के बीच में क्या थी? एयर। अब बीच में क्या आ गया है? प्लास्टिक की शीट। और जब भी कोई मीडियम बदलता है तो फोर्स क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। फोर्स क्या कर जाता है? डिक्रीज। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो फोर्स जो है वो क्या कर जाता है? डिक्रीज। इसका मतलब जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या बताओ मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? फोम का फॉर्मूला पढ़ाया था, शाबाश। F4 डिवाइडेड बाई FM इज इक्वल टू किसके बराबर था? K के बराबर था। कि FO बाई FM जो है बेटा वो किसके बराबर था? K के बराबर था। मुझे FM अगर बताना है तो FM जो है सर वो किसके बराबर है? FM बराबर है FO बाई K। K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो सर फोर्स क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। कि अगर हम प्लास्टिक शीट को बीच में ले आएंगे, एयर के अलावा कुछ भी बीच में आएगा तो फोर्स क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ये सवाल हमने लगाया था। ठीक है, जानते हैं आप इस बात को कि काम जो है वो हमने क्या करना है कि फोर्स डिक्रीज कर जाता है इस तरीके से। ये एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट का भी हिस्सा रहा था, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे कि कंसेप्ट जो है सर वो हमने क्या करना है? प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोर्स वर्सेस 1/r²। फोर्स का ग्राफ बनाना है, किसके साथ बनाना है? 1/r² के साथ ग्राफ बनाना है। आर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस, और ये जो है हमारे पास क्या है? 2 चार्जेस के लिए काम जो है ना वो हमने बनाना है। ये शायद मैं फोर्स वर्सेस 1/r² तो कॉपी में बनवा भी चुका हूं आप लोगों को। करना क्या है ध्यान से समझेंगे कि फोर्स जो है इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था सर? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना? कि सर फोर्स जो है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई r²। मुझे क्या करना है? फोर्स को ग्राफ में लेकर आना है, किसके साथ? 1/r² के साथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ये तो जानते हैं सारे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। एकमात्र ऐसी चीज जो आज की तारीख में तुम्हें याद है वो यही है बस, कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। और जो मैंने 1 तारीख को ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि अगले 40 दिन के बाद अगर हम बात करें तो एक बात जो याद रहेगी बस वो कूलम्स लॉ रहेगी, और उसका सवाल आना नहीं, उसका सवाल नहीं आएगा। ठीक है, सवाल जो आएगा वो कुछ और आएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आपको पता हो, एटलीस्ट डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चीजें तो पता हो। पढ़ने से काम होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फोर्स जो है वो किसके बराबर है? K Q1 Q2 बाई r²। F और 1/r² का रिलेशन उठा लिया आपने। ग्राफ सर किसका बनाना है? आपने ग्राफ बनाना है, F का ग्राफ बनाना है, किसके साथ बनाना है? 1/r² के साथ बनाना है। F का ग्राफ किसके साथ बनाना है? 1/r²। तो मैंने आपको समझा रखा है F जो है बेटा वो कहाँ है? y एक्सिस पे। 1/r² पूरा का पूरा कहाँ है? x एक्सिस। सर 1/r² क्यों ले रहे हो? क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? 1/r का स्क्वायर, क्वेश्चन ने कहा है, बहुत अच्छी बात है। फोर्स की जगह क्या लेना है? फोर्स की जगह लेना है सर y। 1/r² जो है सर उसकी जगह क्या लेना है? x। x की भी पावर 1 और y की भी पावर 1। 1 पावर को क्या कहते हैं बेटा? लीनियर पावर कहते हैं। लीनियर में क्या छुपा हुआ है? लाइन। तो खींचनी तो क्या पड़ेगी सर? लाइन खींचनी पड़ेगी। सही है, खींच दी है लाइन, तो हमने समझ आ गई ये बात आपको। ठीक है, F और 1/r² का ग्राफ बनाना है तो सर ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। जानते हो आप इतनी बात को। तो अब करना क्या है? 2 के लिए बनाओ, एक पेयर ये है, एक पेयर ये, इन 2 पेयर के लिए इस ग्राफ को बनाओ। तो 2 के लिए खींचनी है तो 2 लाइन खींच दो, खिंच गई 2 लाइन। अब करना क्या है? इनमें बताओ कि ये वाला पेयर ऊपर वाला है या नीचे वाला है, इसके लिए बताना है। तो आपको क्या पता है? फोर्स ज्यादा होता है। कब ज्यादा होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जितने बड़े चार्ज उतना बड़ा, जानते हो आप इस बात को। ठीक है, अब अगर इन चार्जेस जो है, इन चार्जेस की मल्टीप्लाई करूं तो कितनी आएगी? 2। इन चार्जेस की मल्टीप्लाई करूं तो कितनी आएगी? 6।
माइनस का 6 का मतलब क्या है कि फोर्स अट्रैक्शन का है। ये कैसे है बेटे, रिपेल करेंगे, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हमें अट्रैक्शन रिपल्शन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि फोर्स ज्यादा कहां होगा, ज्यादा कहां होगा। सर ये चार्ज छोटे हैं तो फोर्स क्या होगा, कम। ये चार्ज बड़े हैं तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, अंतर क्या हो गया बस। सर ये क्या करेंगे, रिपेल, और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। जानते हो आप इतनी बात को। तो जो ये बड़े वाला पेयर है वो ऊपर चला जाएगा, बड़े वाला पेयर ऊपर है तो 2 माइक्रोकूलम ऊपर और माइनस का 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या हो गया 1 माइक्रोकूलम और ये कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम। समझ आ गई ये बात आपको, इस तरीके से काम करना था। फोर्स वर्सेस 1/r² का ग्राफ बनाओ, फोर्स और 1/r², y प्रोपोर्शनल x, 1 पावर है, 1 पावर का मतलब क्या, लीनियर, तो लाइन खींचेगी सर। लाइन 2 खींच दो, क्यों, क्योंकि 2 का बढ़ाना है। जो बड़े वाला पेयर है सर वो कहाँ खींच दिया ऊपर, जो छोटे वाला पेयर है वो कहाँ खींच दिया नीचे, क्योंकि फोर्स बड़ा कब होगा, जब चार्ज बड़े होंगे। सर ये तो माइनस का 6 है बेटा, माइनस का मतलब है फोर्स अट्रैक्टिव है, वो ये नहीं शो कर रहा कि नेगेटिव में चार्ज। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है अट्रैक्शन का, ये क्या शो कर रहा है। आप और अच्छे से काम करना चाह रहे हैं तो आप इसी काम को कैसे भी कर सकते हैं, ये भी आंसर ठीक रहेगा। ये फोर्स है, ये 1/r² है, दोनों ठीक रहेंगे। अगर आप इसको बिना साइन के दिखाएंगे तो ऐसे, नहीं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, 2 लाइन खींच दो इस तरीके से। ऐसे क्या कर दिया सर कि जो पॉजिटिव वाला है, जो रिपल्सिव वाला फोर्स है वो ऊपर दिखा देते हैं, कौन सा 1 और 2 माइक्रोकूलम वाला। 2 और -3 वाला कैसे दिखा दिया आपने, माइनस में दिखा दिया। कि जो अट्रैक्टिव वाला फोर्स है वो कहां दिखा दिया, माइनस में। रिपल्सिव वाला फोर्स कहां दिखा दिया। अब अंतर जो आपने समझना है वो क्या, कि ये चार्ज छोटे हैं तो इसका ये एंगल कम होना चाहिए, ये चार्ज बड़े हैं तो इसका ये एंगल क्या होना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा आपने इस बात का। सर एंगल का क्या मतलब है बेटा, एंगल का मतलब है स्लोप से, कि यहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी क्या है, ज्यादा है। समझ आइए ये बात। दोनों में से जो ग्राफ आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, दोनों बनाना चाहें तो आपको नॉलेज ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात ये है, लाइन क्यों खींची समझ आ गई है। ये वाली लाइन जो ऊपर क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा। ये ऐसे ऊपर नीचे क्यों बनाई, मान लो रिपल्सिव को पॉजिटिव में दिखा रहे हो तो अट्रैक्टिव को कहां दिखाओगे, नेगेटिव में दिखाओगे। खास बात क्या है कि सर यहाँ फोर्स कम है तो एंगल छोटा है, यहाँ फोर्स ज्यादा है तो यहाँ पे एंगल क्या बनाया है, ज्यादा बनाया है। इन बातों पे ध्यान दो बेटा, ये चीजें करने से होंगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होगा डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या व्हाट आर ईएम वेव्स, व्हाट इज ऑप्टिक्स, ऐसे सवाल नहीं आएंगे, जा चुकी वो चीजें। अब तो काम क्या आएंगे, मतलब कि आपने जो पढ़ रखा है चीजें वही होंगी जो पढ़ रखी हैं, बट मेन बात है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। डन हो गया ये प्रोग्राम, करें बेटा करें जल्दी, शाबाश। अगला जो काम है वो क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। अगला क्वेश्चन पढ़ें, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो देखो मैं कह रहा था ना, वो स्टेबल अनस्टेबल का एक न्यूमेरिकल भी आता है, वो भी पूछा गया है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है, शो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। टॉर्क वाली डेरिवेशन का काम जो है वो कहां तक करना है, जब तक फोर्स कितना है 0। समझा भी देता हूं, एक बार गौर कर लेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या जानते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रेट पैरेलल लाइंस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो है सर, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। इस तरीके से काम कर लिया। अब जो काम है सर वो हमने क्या कर लिया, इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपके पास है।
कि इसके अंदर एक डाइपोल को आपने रखा है, यहाँ पे चार्ज कैसा है -q और यहाँ पे चार्ज कैसा है +q, और इसका एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। हमने क्या पता है, हमें पता है सर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का पेयर क्या लगाता है, फोर्स। तो इस फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। नेगेटिव जो चार्ज है उसमें फील्ड के कहाँ लगता है, अपोजिट। अगर आपको याद है तो चार्ज कितना है q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। चार्ज कितना है q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। इस तरीके से काम है। हमें क्या पता है, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये वहां क्यों लगा, क्योंकि चार्ज कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के साथ। बहुत बढ़िया, ये काम और सही हो गया ना। ये जो काम है ये क्या हो गया सर, कि पॉजिटिव वाला चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के साथ हो रहा है। नेगेटिव वाला चार्ज है तो फील्ड के कहां है, अपोजिट। नेट फोर्स बताना है सर, नेट फोर्स क्या होगा, अगर उस डायरेक्शन को हम क्या मान लें बेटा, पॉजिटिव मान लें, उस वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो ये वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो QE माइनस QE कितना है, 0। यही तो प्रूव करना है कि नेट फोर्स किसके बराबर है, 0। हमने तो इसमें टॉर्क भी निकाला था, वो नहीं पूछा गया, सब कुछ नहीं करना आपने, आपसे जितना पूछा गया आप उतना बताओगे। समझ आई है सर ये बात। इस वाले काम में आपको क्या पता है, यूनिफॉर्म फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट पैरेलल लाइंस व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। बात नंबर 1 डन है। बात नंबर 2 जो है सर वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड के साथ फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज है, फील्ड के अपोजिट लगेगा। यूनिफॉर्म फील्ड था तो सर दोनों जगह चार्ज पे फोर्स जो लगा वो क्या है, सेम। राइट वाला पॉजिटिव तो लेफ्ट वाला कैसा, नेगेटिव। तो नेट आंसर कितना सर, 0 के बराबर। अगर यही फील्ड कैसा होता, नॉन यूनिफॉर्म, तो ये फोर्स 0 ना होता। ठीक है, अगला जो काम है वर्क डन है बताना है। वर्क डन का कोई बच्चा फॉर्मूला बता दो, मैं मान जाऊंगा। PE कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। यहाँ पे अपोजिट होती हैं चीजें, सही है। चलो जानते हो इतना, बहुत अच्छी बात है कि PE 2PE आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले डाइपोल को अलाइन कर रखा है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है कि सर थीटा इनिशियल जो है वो किसके बराबर है, 0। पैरेलल का मतलब बताया था अभी, थीटा कितना है, 0। पहले एंगल है वो कितना है, 0। दूसरे वाला एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, थीटा फाइनल। फाइनल वाला एंगल जो है सर वो कितना है, 180 के बराबर। तो इसमें अगर हम काम करते हैं तो चीजें जो है वो क्या है, PE कोस थीटा इनिशियल, इनिशियल वाला कितना है 0 माइनस कोस ऑफ 180, ये वाला फाइनल वाला जो है वो कितना है 180 हमारे पास है। इसको अब अगर मैं लिखता हूं तो ये काम क्या है, PE कोस 0 कितना है 1, कोस 180 कितना -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2PE। दोनों काम आपकी कॉपी का पहले से ही हिस्सा है। बस यहां से आपने जो सीखना है कि आपको ये चीज नहीं पता है तो आपने घर जाके पढ़नी है कि टॉर्क एक्टिंग डाइपोल वाला प्रोग्राम जो है सर वो इंपॉर्टेंट है। तुम सोच के चल रहे हो 5 नंबर में डेरिवेशन आएगी, नहीं आएगी सर, आपको सवाल करने हैं, इस बात पे विशेष ध्यान आप रखें। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई बात ही नहीं है सर, मजेदार चीज है। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैंने बताया था प्लॉट लेने गए हो, क्या कर रहे हो आप, पता कर रहे हो 50,000 रुपए गज, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। 100 गज का प्लॉट लिया, मल्टीप्लाई क्या कर दिया एरिया से, तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है ना। जब आप पता करने गए हैं, आइडिया ले रहे हैं, तो क्या है, फील्ड है। अमाउंट पे कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है उनको क्या कहा जाता है, फ्लक्स। कोई बच्चा बताइए ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीटर होती है सर, या फिर क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और इनटू में कितना, मीटर स्क्वायर। कैसे बता रहे हो सर इस बात को, क्योंकि सर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E A कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, न्यूटन पर कूलम, एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर, कोस की कोई यूनिट होती नहीं है। या दूसरा काम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एक क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, इनटू में कितना, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गया, आंसर क्या आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। कोई बच्चा बताएगा ये वोल्ट पर मीटर कैसे है, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कैसे है। आपने कल भी पढ़ा है कैपेसिटर के अंदर भी, वैसे भी मैंने बताया था E और V का रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, पढ़ा है ये फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। पोटेंशियल की यूनिट बोलो, वोल्ट होती है। डिस्टेंस की क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बन गई, वोल्ट पर मीटर। एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, वोल्ट मीटर रह जाएगा। ये न्यूटन पर कूलम कहां से आया, फोर्स अपॉन चार्ज से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स किसमें है, न्यूटन में, चार्ज किसमें है, कूलम में। देखो मेरा पर्पस आपको नीचा दिखाना नहीं है, बस मेरा पर्पस आपको ये बताना है
कि ये फॉर्मूला 99 बार कर चुके हो और ये आपको पता नहीं है। ठीक है, जब ये सवाल जो आएंगे ना बेसिक से आएंगे, वो नहीं हो पाएंगे। तो जो जब वो रड़क निकालने पे आएगा ना, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, पिछला पेपर आसान आया है, ये जो पेपर गया है तुम्हारे सीनियर्स का वो आसान आया है। और ऐसा 4 साल में एक बार होता है कि फिजिक्स का पेपर आसान आता है। फिर उसका लेवल जो है ना वो धीरे धीरे क्या करता है, मतलब कि वो एकदम से कहाँ जाएगा, ऊपर, फिर धीरे धीरे क्या करके आएगा, डिक्रीज, फिर एकदम कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब की बार जो है वो फिजिक्स में कुछ करेगा, नए सवाल लेके आएगा तुम्हारे लिए, और आप यही नहीं जानते हो फोर्स अपॉन चार्ज, दिक्कत हो जाएगी भाई। आप मानो मेरी बात को, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं बस आपको ये कह रहा हूं एटलीस्ट बेसिक चीजें आपको पता हो, आप कोशिश करो। ठीक है, डरने की आवश्यकता है नहीं, मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे, बट मेन बात है कि आप बेसिक चीजों को तो एटलीस्ट याद रखो यार, कैसे काम चलेगा ऐसे। चलिए जी, अगला जो काम है वो क्या करना है, सुनो ध्यान से। आपको एक ही ब्रह्मास्त्र बताया गया है, डेली का काम डेली करो, संडे को सारा काम रिपीट कर लो। ये काम अगर लगातार चलता है तो आप राजा हो, नहीं तो और कोई कंडीशन बनती ही नहीं है कि आप काम कर पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि आप जून में एक बार रिपीट कर दोगे सब कुछ, भूल जाओ। कैपेसिटर शुरू करवा रखा है, उसको पढ़ो, उसके 2 ही लेक्चर हो चुके हैं, एटलीस्ट उसको पूरा कर लें। आप कर चुके हो कैपेसिटर पूरा, पढ़ चुके हो आप, है करा है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है बेटे, बता चुका हूं मैं बार बार, वही जैसे मैं डाइपोल के पीछे पड़ा था वैसे मैं प्रिंसिपल कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा था। पीछे मेरे भाई बंधु 150 जने बैठे हैं, वो बताएं एक आधे को छोड़ के कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है। हाँ, ये कॉपी के पेज पीछे पलटते ही हमें पता चला कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है कि चार्ज जो दिया जाता है वो पोटेंशियल को बढ़ा देता है, क्यू प्रोपोर्शनल है वी के। देखो गलत बात है, मैंने आपको एक ही पेज करवाया है 2 दिन में और फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप बहुत बड़े राजा अपने आप में मान के चल रहे हो। स्फेरिकल रबर बैलून कैरीज अ चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो सवाल, देखो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, होते हैं। कैसे, एक तो वो स्टेबल अनस्टेबल वाला 3 बार तो कर चुके। अब ये देखो कि एक रबर बैलून था, उसको आपने बैलून अप करा और उसका साइज बढ़ गया, बताओ कि उसके फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, रेडियस बढ़ाओ, रेडियस ही तो बढ़ा दी यहाँ पे। जब बैलून को आप फुलाएंगे तो उसकी रेडियस ही तो बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, रेडियस के बढ़ाने से हमारे फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही तो समझाया कि गॉस थ्योरम ने क्या कहा था कि नेट चार्ज डिवाइडेड बाय कितना, कि हमारा जो फ्लक्स है वो अंदर वाले चार्ज का फंक्शन है, आप रेडियस को बढ़ाओ घटाओ कुछ करो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट जो है सर वो क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट। रिपीट ही तो हुआ है ये सवाल, नहीं हुआ। अब तुम चाह रहे हो कि वो रेडियस ही लिख के पूछे अटके, तो वो पूछेगा नहीं भाई। उसने कहा क्या है कि एक बैलून था, चार्ज था, बैलून फुला दिया, बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। दिमाग में क्या है कि रेडियस भी तो बढ़ी थी, ये रेडियस ही तो बढ़ने का केस है। अब इतना तो तुम्हें पता हो कि भाई बैलून को जब ब्लोन अप करा जाएगा तो रेडियस बढ़ती है सर, रेडियस बढ़ती है तो क्या प्रभाव पड़े, इंक्रीज इन साइज का मतलब क्या है, उसकी रेडियस बढ़ाई गई है। अब वो चीजें आपने थोड़ी सी खुद से भी देखनी पड़ेंगी। ये जो है वो थोड़ा सा सब्जेक्ट अपने आप में ये माने कि ठीक ठाक सा सब्जेक्ट है, इस पे आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि आप डेफिनेशन याद करके जाओगे, यूनिट याद करके जाओगे, भूल जाओ। ठीक है, अभी कर रहे हैं छुट्टी, आप एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए। गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी सरफेस के लिए ये वैलिड हो जाता है, कोई भी शेप हो साइज हो। ये मैंने समझाया था आपको कि हम किस में गए थे, क्यूब में गए थे, साइज बढ़ाया था, कोई भी शेप साइज हो, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है, हमारा फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एरिया नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे आप शेप बदल दो चाहे आप साइज बदल दो, हमारे फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये काम जो है ना सर वो हमने करना था। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, इफेक्टिव काम हो रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दें इन चीजों पे। नेक्स्ट सवाल देखो। अच्छा जी, 2 concentric metallic sphere shells of radius r and 2r, charge q1 and q2, surface charge density on the outer surface of the shell are equal, find the ratio of q1 and q2। सुनो भाई ध्यान से, 2 स्फेरिकल शेल हैं, एक की रेडियस कितनी है सर, r है, उस पे चार्ज कितना है, q1। एक जो रेडियस है वो कितनी है, 2r, उस पे जो चार्ज है सर वो कितना है, q2। एक q1 है जिसका रेडियस कितना है, r, एक पे q2 है जिस पे रेडियस कितनी है, 2r। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी, चलो अभी कैपेसिटर में भी इस्तेमाल हो रहा था ये, बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा। सिग्मा क्या होता है,
चार्ज अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, होगा कुछ ना कुछ। सिग्मा 1 जो है वो किसके बराबर है? सिग्मा 1 बराबर है किसके? सिग्मा 2 के। कहां से पता चल रहा है सर? क्वेश्चन ने कहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कैसी है? इक्वल। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। सिग्मा 1 क्या बनेगा बेटे? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है? Q1, एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर। दूसरे वाले को लिखूं तो चार्ज कितना है? Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, इसकी रेडियस कितनी है बेटा? 2r का स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा है? एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कंफर्टेबल हो ना आप सारे? हाँ जी, अलग अलग बना लो, नहीं उससे क्या फर्क पड़ रहा है? 4 पाई से क्या हो जाएगा? 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है तो ऐसे मान लो कि ये Q1 है, इसकी रेडियस कितनी है? R। ये वाला जो है वो कितना है? 2r, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है? Q2। क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं, वही सेम काम है, मैंने इन दोनों को अलग अलग बना के दिखा दिया तुम्हें। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ये कितना हो गया सर? Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2r का स्क्वायर करूंगा तो 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया। क्या चाहिए? Q1 बाई Q2। Q1 बाई Q2 बताना है सर, आंसर कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 4। सही है। आप पढ़ के जा रहे हो क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब उसकी एप्लीकेशन आपको बताओ कि सर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इक्वल कहीं हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल कहीं है तो चार्ज अपॉन एरिया दोनों जगह का क्या रहेगा? सेम। अब ये बातें तो बताऊं, और ये बातें आएंगी बेटा प्रैक्टिस से। सिंपल सी बात है। उतारो सवाल को, क्वेश्चन नंबर डाल के, और इसको उतार दो जल्दी। इफेक्टिव काम चल रहा है, ध्यान से करें काम को। कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछेंगे। सिग्मा का फॉर्मूला पता हो, दोनों जगह सिग्मा की वैल्यू जो है वो इक्वल दे रखी है। सिग्मा की वैल्यू अगर इक्वल है तो आप इस तरीके से वैल्यूज को पुट करोगे, सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। डन है ये बातें? घर जाके एक बार देखें जरूर। मतलब कि आप ये मान के चलें कि आज छुट्टी होने के बावजूद आपकी क्लास मैंने लगाई है तो इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी नहीं है। सही बात को बेटा इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है, हाँ, सही बात कहने से काम नहीं चलेगा, बात को सही करना पड़ेगा। सर आंखों पे मत रखो मुझे। ठीक है, हाँ, वहां से मैं थोड़ा भारी हूं, नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, कर लेंगे इस काम को। नेक्स्ट सवाल देखें। ये वाला क्वेश्चन कॉपी का हिस्सा है, ये आप ट्राई करके आएंगे। अच्छा, ये अभी मैंने वो नहीं करा है। ये वाला क्वेश्चन जो वो करके आएंगे। इसमें क्या कर रखा है? सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। शायद सवाल मैंने करवाया है कॉपी में। दो चार्ज हैं बेटा, कॉपी मुझे दिखाओ, मैं दिखाता हूं कहां करवाया है। 7 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। दो चार्ज है, उनका सम कितना है? 7 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 इतना है। उनका फोर्स दिखा रखा है, सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है। कितना कर लेंगे? 0.30 मीटर। फ्री स्पेस की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या बताना है? चार्ज बताना है। आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, एक Q1 प्लस Q2 है। फोर्स वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहां से वैल्यू आएगी Q1 इंटू Q2 की। Q1 इंटू Q2 की वैल्यू जो आ जाएगी। एक इक्वेशन ये है फर्स्ट, एक इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करना है, ये होमवर्क है आपके घर के लिए, भेज चुका हूं मैं ग्रुप में।